किस समाज के जो जाट जाति के निकम्मे परिवार है, उनके बच्चे फिर उन गरीबों पर अत्याचार करेंगे, उनके घर में फिर कूदेंगे, इसी तरह लूटमार करेंगे, उनकी बहू बेटी को फिर इसी तरह तंग करेंगे। जैसा पहले योगी राज में देखा जा सकता है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और उनको योगी बाबा नहीं बख्शते। क्यों आपको लगता है कि इन लोगों पर? पहलवान जी स्वागत है आपका। मलकपुर जैसे छोटे से गांव में आपका जन्म, मिट्टी के अखाड़े में आपने प्रैक्टिस, सुविधाएं उस समय पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आप चाहते तो कोई एकेडमी चलाकर सैकड़ों युवाओं को वहां पर तलाश कर आगे बढ़ाने की चुनना क्यों पसंद? राजनीति में शुरुआत की तो किस पार्टी से आपने शुरुआत की और आपका ग्रुप कौन रहा? इसके लिए भी प्रयासरत थे? नहीं, वो तो ये है ना, राष्ट्रीय लोकदल जो जहां से आपने राजनीति की शुरुआत की थी और भारतीय डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को प्रत्याशी बनाया है। आप उस पार्टी में रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सहयोगी भी रहे होंगे, साथी रहे होंगे, पहले आपको अनुभव है उनके बारे में। तो अब क्या देखते हैं, कैसे जैसे हमने पहले भी देखा है, आप बड़ी बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, जो आपके मन में होता है आप उसको बड़े। कल एक कार्यक्रम के दौरान आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने साफ साफ शब्दों में कहा है कि दोबारा से जंगल राज आएगा। वो जंगल राज की उनका भी डर नहीं? पहलवान जी, जैसे अभी आप बार बार अपने शब्दों में डॉक्टर सत्यपाल सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कहीं ना कहीं आप पार्टी से नहीं, व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हमें ऐसे मेहमान को लेकर आते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल किया है। और जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनपद बागपत के मलकपुर गांव में जन्म लिया और वहीं की मिट्टी में खेलकर राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने गांव का, अपने जनपद का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की उपाधि इन्हें हासिल है, हिंद केसरी भी इनको कहा जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुभाष पहलवान जी की, जिन्होंने मलकपुर की मिट्टी से शुरुआत की और हनुमान अखाड़े में खेलते हुए गांव का, जनपद का और पूरे देश का नाम रोशन किया। पहलवान जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने जीवन के विषय में बताइए, आपने शुरुआत कहां से की थी, जब आपका जन्म हुआ, जन्म के विषय में। मेरा जन्म तो जैसा जी आपने बताया ही है कि गांव लोहेन मलकपुर में मेरा जन्म हुआ जी, जनपद बागपत में, बड़ौद के पास ही जो गांव है। और मैं 10 साल की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी मैंने, यानी मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। और उसके बाद मेरे को अवसर दिया कि गुरु हनुमान जी के अखाड़े में, जो बहुत महान गुरु थे जी, वहाँ जाकर भाई मैं शिक्षा प्राप्त करूं और कुश्ती में एक अच्छा मुकाम हासिल करूं। यही मेरे घर वालों का एक सपना था। और एक साधारण गरीब परिवार में मैंने जन्म लिया। बहुत छोटे किसान थे मेरे पिताजी जी। तो उनका बहुत प्रयास रहा, मेरे गांव का बहुत प्रयास रहा और क्षेत्र का तो बहुत प्रयास, या ये कह सकते हो शायद किसी कुश्ती खिलाड़ी को इतना आशीर्वाद क्षेत्र का नहीं मिला हुआ जितना मेरे को मिला। अच्छा पहलवान जी, मलकपुर जैसे छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ, मिट्टी का अखाड़ा उस समय हुआ करता था। मिट्टी के अखाड़े में आपने प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद आपने बताया कि दिल्ली आप पहुंचे, उस समय सुविधाएं नहीं थी, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं, इतने बड़े बड़े पदक आपने हासिल किए हैं, वो कैसे संभव हो पाया बिना सुविधाओं के? हाँ, आप सही कह रहे हो। जैसी आज सुविधाएं, उस समय पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी। लेकिन वही है ना कि प्रयास, और जब हम किसी मकसद के लिए प्रयास करते हैं, अगर हम सबसे चोटी पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी हम बहुत सी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। मैं और को भी कहता हूँ, आज के युवाओं को भी कहता हूँ कि आप ये मत सोचा करो हमें सुविधाएं कम है, हमें डाइट वगैरह कम है। मैं ये कहता हूँ, अगर आप मेहनत करोगे, कम डाइट में मेहनत करोगे, कम सुविधाएं में मेहनत करोगे, अगर आपको 100% सुविधाएं नहीं मिल पाती और 100% आप सफलताएं नहीं भी मिल पाई, तो 70-80% सफलताएं तो आपको तब भी मिल जाएगी, अगर आपका निरंतर प्रयास जारी रहे कम सुविधाओं में। पहलवान जी, मैं सवाल करने ही वाला था कि आपने बताया कि आजकल का जो युवा है वो सुविधाओं को अधिक तलाशता है, मेहनत कम करता है, और जब उसको सफलता नहीं मिलती वो पूरा का पूरा ठीकरा सुविधाओं पर थोप देता है, कहता कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती। तो उस दौर में, आज के दौर में प्रैक्टिस पहले भी करते थे, आप भी आज भी प्रैक्टिस करते हैं, पहलवान आज भी लगे हुए हैं। कुछ गांव में भी है जो मिट्टी के अखाड़े में, कुछ ऐसे हैं जो भाई स्टेडियम तक प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो मुकाम आपने हासिल किया वहां तक पहुंचने में उनको बड़ी कठिनाई हो रही है। क्या
क्या अंतर मानते हैं? उनकी मेहनत में कमी है या सुविधा की कमी, क्या मानते हैं? अंतर ये है जी कि एक परिवर्तन है जी। परिवर्तन क्या है कि जो पहले बच्चे होते थे वे बड़ों की बहुत सुनते थे, उनका बहुत लिहाज करते थे, शर्म करते थे। आज के बच्चे कम लिहाज करते हैं। और अब मैं गाँव में जैसे देखता हूँ, देख कर बड़ा दुख होता है कि अगर अपने नजदीक के खेत तक भी घूमने जाते हैं तो मोटरसाइकिल पर जाते हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हुआ, जो युवा है जिनको भाग दौड़ करनी चाहिए वे सुविधाओं की तरफ दौड़ते हैं, और इसी वजह से उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही है, इसलिए भटकते घूम रहे हैं। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर बिना सुविधाओं के भी वे मेहनत करेंगे तो तब भी बहुत कुछ हद तक वे कामयाब होंगे, पक्का मैं लिख के देकर गारंटी देता हूँ। लेकिन जब कुछ भी नहीं करेंगे तो सिवाय बर्बादी के और क्या होगा। और उससे तो छोड़ो, नशे इत्यादि की तरफ जाते घुस रहे। मैं खेत की तरफ घूमने जाता हूँ, कहीं किसी ट्यूबवेल पे वगैरह जाता हूँ तो वहाँ शराब की बोतलें पड़ी पाती है, कौन पीता है वे? तो युवा भटक रहे हैं। मैं उनको फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जो एक युवा एक एज होती है, उम्र होती है, ये बार बार जीवन में नहीं मिलती है, एक बार मिलती है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, अपना और परिवार का भविष्य संभालना चाहिए। पहलवान जी, आपने कहा कि आप गारंटी का क्या, आप तो जीता जागता सबूत है। उस दौर में आप खेले हैं जिनमें सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था, और उस समय जो दौर आपका था, उस समय 12 पे अगर अखाड़े के आसपास की बात करें तो बादाम के छिलके, मौसमी के छिलके मिल जाते थे। लेकिन अब बिल्कुल कहीं ना कहीं आप ठीक करेंगे, शराब की बोतलें और बियर की बोतलें 12 पे मिलती हैं। तो युवा प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ सुविधाएं खोज रहे हैं, मेहनत कम कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब ये है? हाँ जी, हाँ। अच्छा पहलवान जी, आप खेल जगत में अच्छा मुकाम हासिल कर रहे थे, बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की थी, अच्छा नाम आपके पास था, शोहरत आपके पास थी। आप चाहते तो कोई एकेडमी चलाकर सैकड़ों युवाओं को वहां पर तराश कर आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने राजनीति चुनना क्यों पसंद किया उसके बाद? हाँ, आपने सही प्रश्न किया। और कई जो लोग होते हुए ऐसा सोचते हुए ऐसा होना चाहिए था जी। पहले तो यह है कि मैंने अकादमी भी चलाई और उससे भी क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ मिला जी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको समाज सेवा करनी, उच्च स्तर की करनी है, जिसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके, वो राजनीति के माध्यम से हो सकती है। बाकी इतना नहीं कर सकते आप, और आप कर सकते हो बहुत सा कुछ कर सकते हो, लेकिन आप, मेरी इच्छा ये थी बहुत ज्यादा इस क्षेत्र के लिए करूं। यहाँ गांव गांव में सरकार की तरफ से अखाड़े खूं, सरकार की तरफ से गांव गांव में सुविधाएं मिले, वे आप तभी कर सकते हो जब आप किसी अच्छे पद पर राजनीति के किसी मुकाम को हासिल करो। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि समाज सेवा का एक दायरा होता है, और जब तक सरकारी सुविधाएं गांव स्तर तक नहीं पहुंचती तो समाज को उसका लाभ नहीं मिलेगा, और राजनीति में जाकर आप उस लाभ को समाज को दिलाना चाहते हैं। पहलवान जी, किस पार्टी से आप, जब कोई व्यक्ति किसी नए काम की शुरुआत करता है, चाहे वो खेल जगत हो, चाहे वो व्यापार जगत हो, कुछ भी हो, आपने राजनीति में शुरुआत की, तो किस पार्टी से आपने शुरुआत की और आपका गुरु कौन रहा उस समय पर राजनीति का? मैं सबसे पहले क्या था जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी विशेष का प्रभाव था, और यहाँ से मेरा भी यही मानना था कि उसी पार्टी के साथ लग के उन्हीं के द्वारा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खेल सुविधाएं हो सकती है, युवाओं को एक मार्ग मिल सकता है, ऐसी मेरी इच्छा थी। और मैंने बहुत दिन तक उनके साथ रहा, प्रयास किया कि, लेकिन जब मैंने ये देख लिया इनका कोई मकसद नहीं है, इन्हें तो क्षेत्र में सिर्फ जीतने से, चुनाव जीतने से मतलब है, हमारे बागपत के लोगों से इनकी कोई भावना जुड़ी हुई नहीं है, इनका बिल्कुल मकसद है ही नहीं ऐसा कि यहाँ कोई सुविधाएं मिले, यहाँ के युवा तरक्की करें। तो ऐसे हुआ तो मैं फिर वहां से हट गया, और फिर मैंने एक, मेरे पास फिर एक प्रमाण के तौर पे एक सबूत मुझे मिल गया कि भाई अगर क्षेत्र में कामयाबी मिल सकती है तो कैसे मिले। तो उसका कारण क्या था, हमारे यहाँ डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी 2014 में चुनाव जीते। जब ये 14 में चुनाव जीते तब मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, मैं उस विशेष पार्टी में था जिसको लोक दल के नाम से, आप राष्ट्रीय लोक दल के नाम से यहाँ जानते हैं। तो लेकिन मैं, अब आप ये कह सकते हो भाई 14 के चुनाव में मैं साथ क्यों नहीं था, मैं इसीलिए नहीं था कि जैसा यहाँ देख रहा हूँ शायद ऐसे ही पहाड़ वो तोड़ेगा, करना कुछ नहीं आएगा, मुंबई पुलिस में कमिश्नर रहा है और इतने बड़े पद पर रहा, उसका भी क्या मकसद हो सकता है, सिर्फ एक चुनाव जीतने से मकसद है। और भारतीय जनता पार्टी का भी यही मकसद है कि एक सीट जीतनी है उनको। लेकिन जब उन्होंने यहाँ आया, वो अपने कार्य, अपनी प्रयास उन्होंने किए और सबूत के तौर पर सब कुछ दिखाया, कैसे हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमारी दिल्ली सहारनपुर रोड
थी, ये रीढ़ की हड्डी है इस क्षेत्र के लिए। उन्होंने किस तरह, यकीन ही नहीं आया जब शुरू में बात चली कि ये रोड बनेगा, तो यकीन नहीं आया। मैंने कहा पहले ये जहां मैं जुड़ रहा हूँ ये कहते रहे, अब ये कहना शुरू कर दिया वोट लेगा चला जाएगा जी। लेकिन जब उसने ये किया और यहाँ शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय और बहुत सी जगह कुश्ती के लिए सुविधाएं दी, कबड्डी के लिए मैट उपलब्ध कराए, कुश्ती के लिए मैट उपलब्ध कराए, तो मुझे लगा ये व्यक्ति जरूर कुछ कर सकता, कुछ बदलाव कर सकता। हाँ, तो उसी को देखते हुए फिर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। मकसद सिर्फ यही था, आज भी यही है कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा हर गांव में, मैं तो ये चाहता हूँ हर मोहल्ले में कुश्ती अखाड़े हो, कबड्डी के मैदान हो, वॉलीबॉल के ग्राउंड हो और उनको सुविधाएं भी मिले। लेकिन दुर्भाग्य रहा इस क्षेत्र का, 2014 से पहले कभी किसी ने प्रयास, किसी नेता ने, पब्लिक तो चाहती थी, युवा चाहते थे, लेकिन नेताओं ने, हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के MP बनते थे, विधायक बनते थे, उन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। अच्छा, आपने बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह की बात की, विकास पुरस्कार नाम भी उनको यहाँ पर दिया जाता है। आप ये कह सकते हो कि बागपत के आधुनिक निर्माता उनको आप कह सकते जी, बिल्कुल। अच्छा पहलवान जी, हमने सुना है कि आपने कहा कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह काफी विकास कार्य करा रहे थे, उसके बावजूद भी राजनीति में आने का मकसद था आपका यहाँ पर विकास कार्य हो, और विकास कार्य हो ही रहे थे, उसके बावजूद भी हमने सुना कि आप विधायक के लिए भी प्रयासरत थे। नहीं, वो तो ये है ना, आदमी में अच्छा मिलेगा मेरे को, वो भी मतलब अपना उनका मकसद था। लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि खुद अगर किसी मुकाम पे आप बैठे हो तो शायद अपने हाथ से और अधिक लाभ कर सकते हो क्षेत्र का। अच्छा सुभाष जी, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, कोई भी कार्यक्रम हो आपको मंच पर स्थान जरूर मिलता है, और अब की बार गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल, जो जहां से आपने राजनीति की शुरुआत की थी, और भारतीय जनता पार्टी का, और 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी, उन पे उन्होंने बागपत लोकसभा की बात करें तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को प्रत्याशी बनाया है। आप उस पार्टी में रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके सहयोगी भी रहे होंगे, साथी रहे होंगे, पहले आपको अनुभव है उनके बारे में, तो अब क्या देखते हैं, कैसे कार्य करेंगे आप? नहीं, अगर एक समाज का, मुझे भी एक नागरिक होने के नाते, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी चुनाव में उतरता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, कहीं से भी है, मेरी सबको शुभकामनाएं है। राजकुमार सांगवान जी को टिकट दिया गया है, प्रत्याशी यहाँ से बनाया गया, और चौधरी परिवार खुद चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैं इस रूप में इसको देखता हूँ जी कि चौधरी परिवार को जनपद बागपत से कोई लगाव नहीं है, यहाँ के कार्यकर्ताओं से कोई लगाव नहीं, सिर्फ इतना ही है कि उनसे इतनी उम्मीद रखी जा कि अंधभक्ति में या गुलामी के रूप में रहो, अपना वोट दो और अपने घर में, अपना खेत में छोड़ लो, है ना। आप ये देखो, जनपद बागपत में तोमर गोत्र है, तोमर गोत्र सबसे बड़ा गोत्र है। अगर टिकट देना था बागपत में देते और तोमर गोत्र में देते, अच्छा लगता, बड़े गोत्र का एक सम्मान होता, और चलो उसको भी नहीं देना था, किसी जनपद बागपत वासी को देते। तो मैंने बताया ना, उनको बागपत के लोगों से, बागपत से कोई मतलब उनको नहीं है, उनको तो सिर्फ उनसे लाभ लेना है, लाभ देना नहीं है। लेकिन जो गठबंधन ये हुआ है, मैं सही तौर पे इससे खुश नहीं हूँ। कारण क्या है कि मैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरह किया गया उसकी जरूरत, शायद मुझे लगता है ऐसा, एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत नहीं हुई है। इसका नुकसान क्या मानते हैं? नहीं, नुकसान मैं बताऊंगा ना क्या होता है। एक तो क्षेत्र में फिर वही विकास के रोडे अटक जाएंगे, जो एक लाइन चल रही थी, जो सपने साकार हो रहे थे और बहुत हद तक वे कामयाब भी हुए, कुछ रह गए थे। उदाहरण के तौर पे यहाँ बड़ौद तक मेट्रो का एक प्रयास चल रहा था, इस तरह के खेल स्टेडियम बहुत ऊंचे स्तर का, उसका प्रयास यहाँ चल रहा था जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो सके, ऐसा एक यहाँ चल रहा था। ये सब, ये जो सपने रह गए, ये सब कभी मुझे नहीं लगता साकार हो सके, क्योंकि इन लोगों की भावना कभी रही नहीं है। ये तो जो काम अब भी आधे अधूरे, शायद उनको भी ये पूरे ना होने दे, एक चीज। दूसरा, मैं इस वजह से खिलाफ हूँ, मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, एक पहलवान रहा हूँ, मेरा प्रयास ये है, मैं ऐसे, मेरा मकसद भी ये है कि समाज में सद्भावना रहनी चाहिए, जाति के नाम पे कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए, धर्म के नाम पे भी किसी पे कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैं इन चीजों के बेहद खिलाफ हूँ। और ये दोबारा फिर एक यहाँ, हालांकि मैं खुद जाट हूँ, आप लोगों को आश्चर्य होगा जाट हो गया ऐसी बात कह रहा है, लेकिन मैं ऐसा जाट नहीं हूँ जो ये चाहता हूँ दूसरी जाति पर अत्याचार हो। मैं खिलाफ हूँ इस बात के, मैं धर्म के भी इस बात के खिलाफ हूँ, धर्म के नाम पे किसी पर अत्याचार हो। उदाहरण के तौर पे जाट मुसलमानों के दंगे हुए, उस टाइम पे भी मेरे बड़े भाई गांव के प्रधान थे, तो मैंने उनको स्पेशल मैंने कहा
कि हमारे गांव में कभी किसी भी मुस्लिम आदमी पे कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होना चाहिए। इसी तरह मैं जातियों में चाहता हूँ एक यहाँ जातवाद ना फैले, और मुझे डर है वो दोबारा फिर फैलेगा दूसरी जातियों पे, गरीब आदमियों पे दोबारा फिर अत्याचार हो गए। ये आप देख लेना, मुझे ऐसा 100% लगता है। इन बातों की वजह से मैं खिलाफ हूँ। दोबारा क्यों ताकत दी गई इस तरह, दोबारा क्यों माहौल पैदा करने की कोशिश की गई थोड़े से लाभ के लिए। अच्छा सुभाष जी, वैसे हमने पहले भी देखा है आप बड़ी बेबाकी के साथ जवाब देते हैं, जो आपके मन में होता है आप उसको बड़े शालीनता के साथ और रखते हैं, आपके मन में नहीं रखते। क्योंकि गठबंधन को लेकर बहुत सारे नेताएं हैं जिनके मन में कुछ विचार है, लेकिन वो अपने विचारों को निकालना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, क्योंकि भास्कर समाचार के माध्यम से आपने अपनी बात रखी। सुभाष जी, कल एक कार्यक्रम के दौरान आपका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आपने साफ साफ शब्दों में कहा है कि दोबारा से जंगल राज आएगा। वो जंगल राज किस ओर इशारा है आपका? और जंगल राज यही है ना जी, कि जाटों के नाम से एक तरह का फिर वही दूसरी जातियों पर तानाशाही की जाएगी, उनको फिर दबाया जाएगा, उनको नाजायज तंग किया जाएगा, उनके घरों में घुस के बहुत से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो समाज के जो जाट जाति के निकम्मे परिवार है उनके बच्चे फिर उन गरीबों पर अत्याचार करेंगे, उनके घर में फिर कूदेंगे, इसी तरह लूटमार करेंगे, उनकी बहू बेटियों को फिर इसी तरह तंग करेंगे जैसा पहले होता था, और उनको ना वोट गिरने दे ना इस तरह हो, उन पर फिर वही चलता रहेगा। वो जंगल राज नहीं होगा और क्या हुआ, और जो विकास है इसी तरह रुक जाएगा। दोबारा फिर सड़कों में यही कई फुट गहरे गड्ढे हो जाएंगे, है ना। जो एक सपना था यहाँ तक मेट्रो आए, वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी उसके लिए प्रयास भी कर रहे थे, और मुझे कुछ हद तक सफलता भी थी, आश्वासन भी था कि शायद पहले ही फेज में उसको हम यहाँ ले ले, लेकिन वो सब सपने चकनाचूर हो गए क्षेत्र के। तो मैं तो विकास के साथ हूँ, है ना। और इन पर क्या विश्वास किया जाए जी, आप बताओ ना, इस पे जयंत चौधरी पे क्या विश्वास किया जाए। जिस आदमी ने इसको जीवन दान दिया है, राज्यसभा में भेजा अखिलेश जी ने, उसको धोखा देकर ये भाग गया। अब बीजेपी इसको ताकत देगी, क्या भरोसा है कल को बीजेपी को छोड़ के नहीं भागेगा। आपको लगता है कि कल जयंत चौधरी बीजेपी जाएगा? जब मैंने कहा जब इसको बिल्कुल मरनासन था ये राजनीति में, और उसने अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज देते अखिलेश जी, और उन्होंने उनको हटा के इसको मौका दिया। इसको तो ऐसा नहीं भूलना चाहिए था, कोई भी हो, लेकिन ये अपना छोड़ के भाग गया थोड़े से लाभ के लिए। तो कल को बीजेपी इसको ताकत देगी तो कैसे छोड़ के नहीं जाएगा, फिर भाग जाएगा, लेकिन माहौल खराब कर जाएगा सब कुछ। वो दोबारा बनने में बहुत, आपने अभी कहा कि माहौल खराब करने की बात कही, आतंक की बात आपने कही, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से योगी राज में देखा जा सकता है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और उनको योगी बाबा नहीं बख्शते, क्यों आपको लगता है कि इन लोगों पर उनका भी डर नहीं होगा? हाँ जी, कैसे जब दबाव बढ़ जाएगा, जब इकट्ठी यहाँ राजनीति हो रही है तो एक दबाव बन जाता है, सब एक झुंड बना लेते हैं, तो फिर सरकार भी कई बार दबाव में आ जाती है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जब उनको एक यहाँ से इतना अच्छा व्यक्ति यहाँ से मिल रहा था जिसने भाजपा की वाहवाह करवा दी, बहुत से लोग भाजपा से सिर्फ विकास देख के जुड़े, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी कार्य जोड़ देख के जुड़े, तो उनको, और अगर ये फैसला करना भी था तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी को सम्मानजनक एक पद देते, क्योंकि जो कार्य करते हैं उनको कहीं तो चाहिए कि भाई अपनी बात रख सके। अब वे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वे कहाँ बात रखेंगे अपनी? पहलवान जी, जैसे अभी आप बार बार अपने शब्दों में डॉक्टर सत्यपाल सिंह का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं तो मानता हूं कहीं ना कहीं आप पार्टी से नहीं व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं जी, अब पार्टी में हूं तो पार्टी से ही जुड़ रहा हूं, लेकिन जिस आदमी की जो विशेषता है या जिस आदमी की जो कमी है वो तो बताई जाएगी। बिल्कुल बताइए। अगर विशेषता नहीं हम बताएंगे तो आगे दूसरा कैसे अच्छा बनने का प्रयास करेगा। अगर हम कमियां नहीं बताएंगे तो वे कमियां दूर कैसे होगी। तो इसलिए मेरा तो ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन इस फैसले से मैं नाखुश हूँ। इससे अच्छा और कोई तरीका हो सकता था, और अगर सीटी देनी थी 2 की हो जाए 3 देते, 4 देते। बागपत मुझे फनगर छोड़ के कहीं भी सीट दे लेते, बागपत मुझे फनगर जरूर देनी थी जब इनको खुद नहीं लड़ना था, और कोई बाहर की कहीं दूर की सीट दे देते, वे जीत जाती। यहाँ की रखनी थी डॉक्टर। जैसे मुजफ्फरनगर सीट की बात आ रही थी, भाई मुजफ्फरनगर सीट को लेकर जयंत का और समाजवादी गठबंधन टूटा है, तो उस सीट के लिए भी मांग की जा सकती थी। पहलवान जी, ये तो आपने बागपत लोकसभा की बात की, यहाँ पर ये नुकसान लग रहा है। और अन्य लोकसभाओं की अगर बात करें, पश्चिम में जयंत चौधरी का अच्छा खासा प्रभाव है, तो क्या लगता है कि बीजेपी को अन्य सीटों पर लाभ मिलेगा? इसका कोई विशेष प्रभाव कुछ नहीं रह रहा है जी। कहाँ प्रभाव रह रहा है जी? ये तो मैंने कहा ना, अखिलेश जी ने इनको जीवन दान दे दिया, राज्यसभा में भेज दिया था, कहाँ प्रभाव रह रहा है जी? जब कुछ करते नहीं, जब समाज के हित में कुछ फैसले नहीं लेते, कोई कार्य नहीं करते, जब अवसर मिलता है
तो प्रभाव कहाँ रह रहा है, कहाँ प्रभाव है? अगर प्रभाव होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करा था, मजबूरी में किया है। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब यहाँ समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ किया है ऐसा वक्त में। अच्छा पहलवान जी, आपका जो वीडियो है वो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भास्कर समाचार ने भी इसको प्रमुखता से चलाया था और इसको लगभग हजारों लोग देख चुके हैं और इस पर कमेंट भी आ रहे हैं। तो मैं आपसे कुछ कमेंट है उन पे चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे लोग कोई भी आप वक्तव्य रखते हैं उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का प्रभाव होता है। जिसकी जैसी सोच होती है व्यक्ति उसी अंदाज में कमेंट करता है। कोई कमेंट कर रहे हैं, रविंद्र राणा जी है, इन्होंने लिखा है कि लोकदल में आदमी दिल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी में डर से। क्योंकि आपने कहा था कि इनको ये लोकदल नहीं है कि यहाँ पे लोग डर में जुड़े हों, तो इनका जवाब है कि लोकदल में आदमी दिल से जुड़े हैं और बीजेपी में लोग डर से जुड़े हुए हैं। वही पवन शर्मा आपको कहते हैं कि बात आपकी बिल्कुल सच है, हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं। क्योंकि पवन शर्मा का ये कहना है कि इन लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं और आपकी बात की वो सराहना कर रहे हैं। ललित तोमर कहते हैं कि आप बहुत अच्छे, आपने बात रखी। और एक कमेंट है, वो पूछ रहे कि माननीय सांसद जी आम आदमी से कब और किस जगह मिलते हैं और हर वर्ष कितने लोगों की सिफारिशें करके मदद करते हैं? हमने चुनाव के बाद सांसद जी को किसानों व मजदूरों और गरीबों की मदद व सिफारिश करते नहीं देखा। इनके लिए आपका क्या जवाब? नहीं, पहले तो जो वो रविंद्र राणा जी ने कहा है, क्या कहा उन्होंने कहा कि लोकदल में आदमी दिल से जुड़े हुए हैं और बीजेपी में डर से। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं खुद वहां रहा हूँ, वहां ना मैं ये कह सकता हूँ डर से नहीं जुड़ रहा लोकदल में कोई, मैं उसकी बात मानता हूँ। लेकिन जैसे होता है ना, एक गुलामी का स्तर होता है, गुलाम भक्ति जुड़ते हैं, इस तरह जुड़ रहे हैं। जिस दिन भी अपनी आंख खोल लेंगे लोकदल की तरफ भूल के भी नहीं देखने के, वे तो अभी वैसे ही बस उनकी गुलामी के तरीके से जुड़ रहे हैं। एक भावना जुड़ रही है उनकी, चौधरी चरण सिंह जी थे उनके हिसाब से जुड़ रहे हैं, नहीं तो वैसे समझदार व्यक्ति कोई नहीं जुड़ रहा। समझदार व्यक्ति सब दूसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो पहलवान जी मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अब आपकी क्या योजना है, आगे किस तरीके से काम करेंगे पार्टी के लिए? नहीं, अभी देखते हैं जी, अभी हम देखते हैं कि पार्टी इसमें क्या वो करती है, पार्टी इसमें सुधार करती है नहीं करती है, और कार्यकर्ता है उनको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मेरे से हजारों व्यक्ति मिलते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, जो विकास कार्यों की वजह से जुड़े हुए हैं, तो देखते हैं, समझाने का ही प्रयास करते। जब पार्टी का कार्यकर्ता हूं तो पार्टी के हित में कार्य करूंगा, तो समझाने का प्रयास करते हैं। पार्टी क्या आगे कदम उठाती है उस बात पर भी महत्व है, तो देखते हैं अभी। तो शुक्रिया पहलवान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सुभाष पहलवान जी से, जिन्होंने खेल जगत में गांव से शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांव का, जनपद का और अपने देश का नाम रोशन किया। वही राजनीति की अगर बात करें, राजनीति से प्रेरणा लेकर ये राजनीति से जुड़े और लंबा इनका अनुभव हो चुका है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता है उस पद पर ये है और इनका मानना है कि व्यक्ति समाज सेवा अगर किसी का करने का मन है तो वो बिना किसी पद के न्यूनतम स्तर पर समाज सेवा कर सकता है। लेकिन अगर उसको बड़े स्तर पर समाज सेवा करनी है और अपने जनपद तक की समाज सेवा करनी है तो उसको राजनीति से जरूर जुड़ना होगा। गठबंधन को लेकर इनका मानना है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन अगर फायदा होगा तो विशेष लोगों को फायदा होगा, जनपद को इसका कोई लाभ नहीं होगा। जनपद के जो विकास कार्य है वो सभी उन पर विराम लग जाएगा। तो अभी हमने इनसे कई मुद्दों पर बातचीत की। अगले हफ्ते फिर किसी एक शख्स को लेकर आपके बीच पहुंचेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।